Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8, Development of First Empire Part 2. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Yes, student, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with provincial administration. Student, जैसे आज हम लोग देखते हैं हमारा पूरा इंडिया नंबर ऑफ स्टेट्स में डिवाइडेड है ना। महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। उसी तरीके से जो मौर्यन एम्पायर था वो भी प्रोविंसेस स्टेट्स में डिवाइड था, प्रोविंसेस में डिवाइड था। और जो प्रोविंस होते थे, मतलब जैसे आज हम देखते हैं हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है, चीफ मिनिस्टर होता है, वैसे ही उस टाइम प्रोविंस के भी कौन होती थी, एक मेंबर होता था जो जैसे ये सीएम है, ये एक स्टेट का हो गया, वैसे ही वहाँ पर भी प्रोविंस का एक हेड होता था जो कि कहाँ से बिलोंग करता था, रॉयल फैमिली से, मतलब राजा के परिवार का ही एक व्यक्ति हर प्रोविंस में होता ही था। ईच प्रोविंस वॉज प्लेस्ड अंडर अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, ठीक है, एंड वॉज रूल्ड फ्रॉम इट्स कैपिटल, वो भी कैपिटल से रूल करता था। जैसे आज हम देखें यूपी की कैपिटल लखनऊ, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, तो हमारे जो सीएम होते हैं वो कहाँ से रूल कर रहे हैं बेटा, भोपाल से। वैसे ही जो प्रोविंस में भेजा हुआ रॉयल फैमिली का मेंबर होता था वो कैपिटल से रूल करता था। कैपिटल पूरे मगध एम्पायर की तो थी पाटलिपुत्र, क्या थी पूरे मगध एम्पायर की, पाटलिपुत्र। पर वहीं पर तक्षशिला, धौली और उज्जैन भी क्या थे, कैपिटल थे, प्रोविंशियल कैपिटल, क्या थे, प्रोविंशियल कैपिटल। ऑल्दो द सेंटर हैड सम कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, जैसे आज हम बोलते हैं कि आज स्टेट सेंटर स्ट्रक्चर होने के बाद सेंटर का स्टेट के ऊपर अप टू सम एक्सटेंट कुछ कंट्रोल होता है ना, वैसे ही उस टाइम भी सेंटर का प्रॉपर कंट्रोल था किसके ऊपर, प्रोविंसेस के ऊपर। लोकल रूल्स एंड कस्टम वर ऑल्सो प्रोबेबली फॉलोड, जो लोकल रूल्स थे, कस्टम्स थे, उनको तो फॉलो करते ही थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर सेंटर का भी कुछ अपना रोल होता था। द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और फिर प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाता था डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस में। स्टूडेंट, बिल्कुल आज के जैसा ही सिस्टम है, कंट्री, कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट और उसके अंदर विलेजेस, सेम, बस यही है कि ये लोग स्टेट को प्रोविंस बोलते थे। अच्छा, जो मौर्यन रूलर्स थे बेटा वो रिमोट एरियाज पे डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, जैसे उनका एम्पायर यहाँ पर है, यहाँ पर जो रिमोट एरियाज होते थे इनके ऊपर वो डायरेक्ट रूल नहीं करते थे। जैसे ये मौर्यन डायनेस्टी की क्या है, बाउंड्री है, यहाँ पर अगर कोई एरिया है तो उस पर वो रूल करने नहीं जाते थे, उस पर रूल नहीं करते थे। दीज वर मोस्टली फॉरेस्ट एरियाज, और बेसिकली ये जो बाउंड्रीज होती थी क्या होती थी, फॉरेस्ट एरियाज होते थे। दीज एरियाज आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ये एरिया बहुत रिच होते थे नेचुरल रिसोर्सेज में, टिम्बर में, एलिफेंट में। And the Mauryan rulers possibly acquired these resources in the form of tributes from local chiefs, और जो लोकल chiefs होते हैं इन चीज़ों को, भले वो टिम्बर हो या एलिफेंट हो, किसके फॉर्म में देख के चले जाते थे बेटा, ट्रिब्यूट के फॉर्म में। फिर से इस पैराग्राफ में हमने देखा कि जो बाउंड्रीज पे जितने भी डिस्टेंट रीजन्स थे, एरियाज थे, इन पे डायरेक्टली हमारे कंट्रोल नहीं करते थे। ये बेसिकली फॉरेस्ट एरिया थे जहाँ से टिम्बर और एलिफेंट मिलते थे, तो ये टिम्बर और एलिफेंट बेटा लोग राजाओं को खुद ही दे जाते थे इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट, जो लोकल चीफ वगैरह होते थे वो अपने आप ही दे जाते थे। नाउ सिटीज एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम लोग पढ़ेंगे सिटी और उनका एडमिनिस्ट्रेशन। सो स्टूडेंट, जो मौर्यन एम्पायर था उसमें बहुत सारी सिटीज थी। मेगास्थनीज हैज गिवन अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैपिटल, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ब्राइट डिस्क्रिप्शन। विविड डिस्क्रिप्शन किसने दिया है, मेगास्थनीज ने दिया है, किसका, कैपिटल पाटलिपुत्र का, ठीक है बात। मेगास्थनीज जो एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर, उन्होंने बहुत ही विविड, विविड का मतलब क्या होता है बेटा, ये विविड का स्ट्रॉन्ग, वेरी ब्राइट, बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन दिया है किसका, पाटलिपुत्र का। He was highly impressed by grandeur of the city and the efficiency of its administration. तो यहाँ पर ये जो वर्ड है grandeur, इसका मतलब होता है शान, मैग्निफिशेंस, क्या होता है, शान, मैग्निफिशेंस, है ना, ऐश्वर्य। तो जो मेगास्थनीज थे वो बहुत ही इम्प्रेस थे इस सिटी की शान को देखने, मैग्निफिशेंस, ऐश्वर्य को देख के, और वो देखते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना कुशल है। एफिशिएंट मतलब होता है कुशल, कितना
कुशल है, कितने अच्छे से हर चीज़ को प्रॉपरली मैनेज किया जा रहा है। ये किसने डिस्क्रिप्शन दिया है बेटा? मेगास्थनीज ने। ठीक है। अब ये जो सिटी है कौन सी, पाटलिपुत्र, ये कहाँ पर है? ये कॉन्फ्लुएंस पे। अब कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? मीटिंग प्लेस। ठीक है। दो रिवर के मीटिंग प्लेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लुएंस। ये कौन कौन सी रिवर मिलती है यहाँ पर? सोन और गंगा। वो जगह जहाँ पर रिवर सोन एंड रिवर गंगा मीट करती हैं, उनका जो कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पर ही सिचुएटेड है हमारा पाटलिपुत्र। और कॉन्फ्लुएंस का हिंदी होगा संगम। क्या? संगम। जहाँ दो रिवर का संगम हो रहा है, कौन कौन सी रिवर का संगम हो रहा है? सोन और गंगा, उसी संगम पर है पाटलिपुत्र। ये जो सिटी है बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड है, डीप मोट है, हाई वुडन वॉल्स हैं। ठीक है। 64 गेट्स हैं और 570 टावर्स हैं। 64 गेट, 570 टावर्स, वुडन वॉल एंड अ मोट। अ मोट क्या होता है स्टूडेंट? अ लॉन्ग वाइड चैनल दैट इज डग अराउंड अ कैसल एंड फील्ड विथ वाटर टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर एनिमीज टू अटैक। बेटा मोट वो चीज़ है, यहाँ पर एक लंबा चैनल बना दिया जाता है, खाई टाइप की बना दी जाती है, जिसमें क्या भर दिया जाता है? पानी। कि कोई भी दुश्मन जब आपकी तरफ आए तो पहले उसको इस खाई को क्रॉस करना पड़े जिसके अंदर पानी है, तो मुश्किल होगा। पहले खाई है, फिर हाई वुडन वॉल है, फिर दीवार मिलेंगी। ठीक है। तो इस सब को क्यों बनाया था? पाटलिपुत्र की सेफ्टी के लिए। तो मोट का मीनिंग आप जनरल भाषा में बोल सकते हैं खाई है, पर ये खाई किस बनाई जाती है, आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है, जिससे कि क्या हो, आप किसी चीज़ को सुरक्षा दे सकें। ठीक है। जैसे यहाँ पर खाई बना दी तो अंदर की चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? सेफ हो जाएगी। कितने गेट थे? 64 गेट थे, 570 टावर थे। According to Megasthenes, Chandragupta Maurya lived in a huge wooden palace in Patliputra. मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य एक लकड़ी के पैलेस में, पाटलिपुत्र में बहुत बड़ा पैलेस था, उसमें रहते थे। द पिलर इनसाइड द पैलेस वर डेकोरेटेड ब्यूटीफुली विद डिजाइन्स इन गोल्ड एंड सिल्वर। और जो पिलर्स लगे हुए थे उनको सोने और चांदी की डिज़ाइन से डेकोरेट किया गया था। द अदर बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी वर मेड मेनली ऑफ वुड। दूसरी भी जो सिटी में बिल्डिंग्स थी उसे काय से बनाया गया था? वुड से, लकड़ी से। बिसाइड्स द कैपिटल, कैपिटल के बाद और भी कुछ चीज़ें सिटीज़ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक थी उज्जैन, दूसरी थी तक्षशिला। उज्जैन क्या था बेटा? ट्रेड रूट में सिचुएटेड था। वाइल उज्जैन वॉज सिचुएटेड ऑन द ट्रेड रूट। अब साउथ एंड वेस्टर्न कोस्ट के बीच में क्या मिलेगा तुम्हें? उज्जैन। अगर साउथ से आप कहाँ जा रहे हैं? वेस्टर्न कोस्ट पे जा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? उज्जैन। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस थी। तक्षशिला बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये ट्रेड सेंटर था, यहाँ से बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेड होता था नॉर्थ वेस्ट में। अ रॉयल हाईवे कनेक्टेड पाटलिपुत्र विद तक्षशिला। एक रॉयल हाईवे बनाया गया था जो पाटलिपुत्र को सीधे तक्षशिला से कनेक्ट करता है। दूसरी भी रोड्स थी जो लिंक करती थी पाटलिपुत्र को एम्पायर के दूसरे पार्ट से। इनमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम था बहुत ही बढ़िया था, जो कि हेल्प करता था एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड में। ये जो अच्छी शानदार रोड, रॉयल हाईवेज बना दिए जाते थे, इससे कम्युनिकेशन बेटर हो जाता था। ईच सिटी वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय अ कमिटी। हर सिटी के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या बनाई गई थी बेटा? कमिटीज़, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के ऊपर काम करती थी, जैसे इंडस्ट्रीज, फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, सैनिटेशन, वेट एंड मेजरमेंट एंड पब्लिक यूटिलिटीज़। अब देखो, एक कमेटी सारे काम नहीं करेगी। एक कमेटी होगी जो इंडस्ट्रीज़ को देखेगी, दूसरी फॉरेनर्स को, तीसरी बर्थ एंड डेथ का रिकॉर्ड रखेगी, चौथी सैनिटेशन, पांचवी वेट और मेजरमेंट, और छठवीं देखेगी पब्लिक यूटिलिटीज़ को। तो इस तरीके से डिफरेंट कमिटीज़ थी जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हैंडल करती थी। अब अगर हम आर्मी की बात करें तो बेटा जो मॉडर्न आर्मी होती थी उसमें इन्फेंट्री मतलब जो पैदल चल के जो लड़ने जाते हैं ना सैनिक, वो फुट सोल्जर्स। कैवलरी मतलब घुड़सवार, घोड़े के ऊपर सवार। चैरियट मतलब जो रथ में बैठ के लड़ते हैं, रथ। जैसे आप लोगों ने भी महाभारत देखी होगी ना कोरोना में, तो श्री कृष्ण रथ चलाते हैं, अर्जुन उनके पीछे बैठे होते हैं ना। तो चैरियट मतलब होता है रथ, रथ का।
और हॉर्समैन को बोलते हैं कैवलरी, और फुट सोल्जर्स को बोलते हैं इन्फेंट्री। इन्फेंट्री थी, कैवलरी थी, चैरियट्स थे, एलिफेंट्स थे, ट्रांसपोर्ट एंड नेवी। द सोल्जर्स रिसीव्ड हाई एंड रेगुलर सैलरीज। सोल्जर्स की सैलरी बहुत ज़्यादा हाई थी और उन्हें रेगुलर बेसिस पे सैलरी दी जाती थी। स्पाई सिस्टम भी हुआ करता था। स्पाई का मतलब पता है ना, जासूसी। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र, अगर अर्थशास्त्र की अगर हम बात माने तो रूलर इंश्योर कराता था कि पूरे जितने भी लोग उसके किंगडम में रह रहे हैं सबको जस्टिस मिले। अगर जस्टिस उसको देना है तो उसको अपने आप को इन्फॉर्म रखना पड़ेगा कि उसके राज्य में आखिर फाइनली उसके एम्पायर में हो क्या रहा है, उसके साम्राज्य में हो क्या रहा है। तो जो मौर्यन रूलर थे उन्होंने भी एक नेटवर्क रेडी किया था मैन और वीमेन का, मैन एंड वीमेन स्पाइस का, जो कि किसको कंप्लीटली इन्फॉर्म रखते थे, रूलर को, सो दैट ही कैन टेक प्रॉपर एंड राइट डिसीजन। So the modern rulers did thus with the help of network of men and women spies posted within the army and in the households. Households में भी होते थे, आर्मी में भी होते थे। ट्रेडिंग कम्युनिटीज, ऑफिसेस, एजुकेशन सेंटर, रेस्ट हाउसेस। आर्मी में, हाउस होल्ड्स में, ट्रेडिंग कम्युनिटीज में, ऑफिसेस में, एजुकेशन में, रेस्ट हाउसेस में, प्रिजनर्स में, हर जगह ही इन्होंने क्या बना रखे थे, स्पाइस, जो कि रूलर को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म रखेंगे। नाउ टैक्सेशन, टैक्सेशन का मतलब होता है हिंदी में कर, है ना। जो कॉस्ट थी इतने एलोबरेट एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की, 6 कमिटीज़ हैं, मतलब बहुत सारी कमिटीज़ हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देख रही हैं, उनको सैलरी कहाँ से देंगे, इतनी बड़ी आर्मी है उनकी सैलरी कहाँ से आएगी। तो ये जो इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन करने का कॉस्ट कैसे आता था बेटा, तो वो आता था टैक्सेशन से। ठीक है, वॉज मेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। टैक्स कलेक्ट किया जाता था कैश में और काइन में। अगर आपके पास रुपए हैं कॉइन से तो आप उसमें पे कर दें, और अगर नहीं है तो आपके फील्ड में जो गेहूँ, चावल, कॉटन, जूट जो भी कुछ हुआ होगा उसको दे दें। लैंड टैक्स विच वेरीड, लैंड टैक्स जो होता था विच वेरीड फ्रॉम 1/6 to 1/4, किसी जगह पे ये 1/6 लिया जाता था तो किसी जगह ये 1/4 ऑफ प्रोड्यूस भी होता था। आपका जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसका 1/6 कहीं कहीं पे चार्ज किया जाता था, कहीं कहीं पर 1/4 कहीं, तो 1/6 to 1/4 चार्जेस होते थे टैक्सेशन के, वेरी करते थे अलग अलग। वो द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का, सरकार के लिए पैसे आने का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था लैंड टैक्स। दूसरे मेजर टैक्सेस भी होते थे जैसे कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, टैक्सेस ऑन क्राफ्ट एंड ट्रेड। ठीक है, तो एक लैंड टैक्स ही नहीं था बेटा, क्राफ्ट पे, ट्रेड पे भी टैक्स लगता था, सेल्स टैक्स लगाया जाता था, कस्टम ड्यूटी होती थी। अर्थशास्त्र ऑल्सो मेंशन वाटर टैक्स। अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ेंगे जो कि मॉडर्न रीजन को बहुत अच्छे तरीके से बताती है, तो भी बताती है कि इन जब मॉरियंस रूल कर रहे थे तो रेवेन्यू का एक सोर्स वाटर टैक्स भी था। वेलफेयर मेजर्स की अगर हम बात करें तो जो मौर्य किंग थे वो अपने सब्जेक्ट जो उनके लोग थे उनके वेलफेयर के लिए काम करते थे। मौर्यन किंग्स का मेन एम यही था, टू सेटिस्फाई द पीपल हु इज लिविंग इन देयर किंगडम एज एडवाइज बाय चाणक्य इन द अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में एडवाइस किया है कि किंग फॉलोड दिस प्रिंसिपल, वट एवर प्लीजेज द किंग ही शैल नॉट कंसिडर एज गुड, बट वट एवर प्लीजेज हिज सब्जेक्ट ही शैल कंसिडर एज गुड। कोई राजा की प्रशंसा करे, राजा के लिए अच्छा करे तो उसको भले ही आप अच्छा मत मानो, पर आपके लोगों के लिए जो भला कर रहा है वो अच्छा है। हर काम जो राजा को अच्छा लग रहा है या राजा के अच्छे के लिए है, हो सकता है वो इतना अच्छा ना हो, पर हाँ, आपकी प्रजा जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश है वो काम तो होना ही चाहिए। मौर्य ने बहुत सारे रोड बनाए, मौर्यन एम्पायर के रीन में बहुत सारे रोड बने। वेल्स मतलब होता है कुएं, रेस्ट हाउसेज मतलब जिसको आप बोलते हैं वो क्या बोलते हो, रेस्ट हाउस, जहाँ हम लोग रास्ते में जाते जाते, मुगल सराय मतलब आप लोग जाते 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 रास्ते में थक गए हैं तो जहाँ बैठ जाएं, आपको पानी वानी की फैसिलिटी मिल जाए, रेस्ट हाउसेस। कैनाल्स मतलब नहरें बनवाई। अशोक ने बहुत सारे फ्रूट बेयरिंग ट्रीज रोड के, बहुत जैसे ये रोड है तो रोड के आइट साइड में उसने क्या लगवा दिए, बहुत सारे ट्रीज लगवा दिए, जिससे कि क्या हो कि अगर आप रोड पे जा रहे हो तो आपको इनकी शेड भी मिले, साथ साथ में फ्रूट्स भी मिले। और
जो अशोक थे उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी बनवाए, किसके लिए? सिक लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए। नाउ सोसाइटी, मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा था बेटा, तो एक लैंग्वेज तो नहीं चलती होगी पूरे इतने बड़े एम्पायर में, डिफरेंट लैंग्वेजेस थी वहाँ पर। सोशल कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन सब कुछ अलग था। जो लोग थे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, वो डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट को अटेन कर रहे थे। इन मोस्ट रीजन पीपल वर फार्मर्स एंड हंडर हर्डर्स, बहुत सारी जगह लोग किसान थे, चरवाहे थे। एग्रीकल्चर फ्लरिश कर रहा था, जिससे कि ट्रेड भी हो रहा था। अगर देखो बेटा आपके पास रॉ मटेरियल है तभी तो आप ट्रेड कर पाएंगे। इस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो और उसको बेच दो। पर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर फ्लरिश कर रहा था वैसे वैसे क्राफ्ट भी बढ़ रहा था। जो ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे विलेजेस में, टाउन्स में, सिटीज़ में, वो भी फ्लरिश कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से फिनिश रॉ मटेरियल मिलेगा, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट को सेल के ट्रेडर्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे। और इसी टाइम में बेटा कुछ लोग ऐसे भी थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट में, और हंटिंग एंड गैदरिंग पे अपना जीवन यापन करते थे। हंटिंग का मतलब क्या होता है? किसी को मार के खा जाना। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, हंटिंग मतलब शिकार, और गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना। ठीक है बेटा, जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था, इसकी रीच, इसकी जो पकड़ थी, वो बहुत सारे सेक्शंस ऑफ लोगों पे थी, मतलब बहुत सारे एरिया में ये फैला हुआ था। ये कैसे प्रूव होता है कि हमें जो अशोक के इंस्क्रिप्शन हैं वो बहुत बड़े एरिया से मिले हैं, मतलब यहाँ पर भी मिले हैं, यहाँ पर भी मिले हैं, यहाँ पर भी मिले हैं, यहाँ पर भी मिले। और इनके टाइम पे जो पंचमार्क कॉइन चलते थे वो भी आपको हर जगह मिले हुए हैं। इट शोज दैट modern administration was able to reach a large section of the people. Modern society divided थी on the basis of profession. Brahmins were high post, Brahmins were given high post, Brahmins को high post दी जाती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश हो रहा था, तो जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे वो भी वेल्दी बनते जा रहे थे। नाउ डिक्लाइन ऑफ द मौर्य, अशोक was succeeded by a series of weak ruler. अशोक के बाद जितने भी रूलर आए थोड़े वीक थे, इसकी वजह से जो सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का धीरे धीरे खराब होने लग गया और धीरे से ये कोलैप्स कर गया। 185 BC में बृहद्रथ थे लास्ट मौर्यन रूलर। बृहद्रथ क्या थे बेटा? लास्ट मौर्यन रूलर वॉज मर्डर्ड बाय पुष्यमित्र सुंग। बृहद्रथ 185 BC, 185 BC वो टाइम था जब बृहद्रथ जो लास्ट मौर्यन रूलर थे उनको मर्डर किया गया, उनको मार दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया। किसने किया? पुष्यमित्र सुंग ने। थस द मौर्य डायनेस्टी कम टू एन एंड, और यही टाइम था जब मौर्य डायनेस्टी खत्म हो गई। आफ्टर द मौर्याज अ नंबर ऑफ डायनेस्टी अरोज, मौर्य के बाद बहुत सारी डायनेस्टीज आई। एमंग देम वर सुंग, कनवास, सुंग और कानवास। कनवास कहाँ पर है? नॉर्थ में। सतवाहन है डेक्कन में। मौर्यन डायनेस्टी के बाद नॉर्थ में कौन सी डायनेस्टी आई? सुंग और कनवास, और साउथ में सतवाहन। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.